Hello everyone, my name is Naveen Kumar and in this video we will discuss GATE 2022 Biotechnology paper and particularly हम discuss करेंगे questions from section 4 and 5 which is Bioprocess Engineering and Process Biotechnology section। ये एक important section है और जैसे अभी हम देखेंगे कि out of 65 questions 20 questions आपके GATE 2022 एग्जामिनेशन में इन्हीं दो सेक्शन से पूछे गए हैं। तो अगर आपको एक अच्छी रैंक स्कोर करनी है तो आपको इस सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। So our first question is, for a double pipe heat exchanger, the inside and the outside heat transfer coefficient are 100 and 200 watt per meter square per Kelvin respectively. So ये जो है आपका 100 ये आपका inside के लिए heat transfer coefficient है और ये outside के लिए heat transfer coefficient है। The thickness and the thermal conductivity of the thin walled inner pipe are 1 cm and 10 watt per meter per Kelvin. So ये जो 1 cm ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी और ये जो 10 watt per meter per Kelvin है ये आपका यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है, जो आपका पाइप है। On the value of overall heat transfer coefficient is watt per meter square per Kelvin। So हमें फाइंड आउट करना है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होगा। देखिए डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में आपको बताया कि यहाँ पर दो पाइप होते हैं, वन इनसाइड अदर। सो ये जो इनसाइड पाइप है अगर आप कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है और आउटसाइड जो है इसके कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा और हीट का ट्रांसफर आपको पता है होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, नाउ ये जो हीट का ट्रांसफर है ये इसको कुछ एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज जो भी इन फ्लूइड्स के बीच में जो भी आपका मेटल पाइप है उसकी वजह से यहाँ पर क्या है रेजिस्टेंस फेस हो रहा है हीट ट्रांसफर में, ठीक है। सो ये जो मेटल पाइप है ओके एक आपका इसकी वजह से रेजिस्टेंस है और इसके लिए एक हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा और उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू होती है के डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। के आपका थर्मल कंडक्टिविटी और बी आपकी इसकी ब्रेथ हो गई। देन ये जो आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड लेयर है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है हॉट फ्लूइड बाउंड्री लेयर को। ये बाउंड्री लेयर क्यों फॉर्म हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉलिड और जो लिक्विड होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड लिक्विड लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, ये आपने विस्कोसिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स क्योंकि ये जो लेयर है ये जो लिक्विड है ये यहाँ पर सॉलिड के कांटेक्ट में है तो ये सबसे ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ पे फेस करेगा जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी और जो फ्लूइड जो सेंटर में फ्लो कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ओके, सो ये जो स्टैग्नेंट फिल्म यहाँ पे एक थिन लिक्विड की लेयर यहाँ पे बन जाती है जो कि क्या करती है, जो हीट ट्रांसफर है उसको रेजिस्ट करती है, ठीक है, उसमें मतलब रेजिस्टेंस कोज करती है। और यहाँ पर आप वैसे आपको पता है कि फ्लूइड में जो है कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, बट ये जो स्टैग्नेंट फिल्म है लिक्विड की यहाँ पर हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन की वजह से। ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी पार्टिकल्स आपके मूव नहीं कर रहे होते हैं तो यहाँ पर कंडक्शन के थ्रू जो है हीट ट्रांसफर होता है। सिमिलरली जैसे ये हॉट फ्लूइड ने ये बाउंड्री लेयर फॉर्म किया, सिमिलरली जो फ्लूइड आउटसाइड फ्लो कर रहा है इस पाइप के वो भी एक बाउंड्री लेयर यहाँ पर फॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जो लिक्विड है वो इस मेटल के कॉन्टैक्ट में सरफेस में के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है। सो वो भी एक आपकी फिल्म होगी, ठीक है, और आप इसको बाउंड्री लेयर भी बोल सकते हैं। सो ये जो बाउंड्री लेयर है अब ये एक इनसाइड फॉर्म हो रही है और एक आउटसाइड फॉर्म हो रही है, ठीक है। सो ये जो इनसाइड है उसके लिए हमने उसको HI से रिप्रेजेंट किया, उसका जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, और ये जो आउटसाइड है उसको हमने HO से रिप्रेजेंट किया है, उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ओके, सो और ये मैंने आपको बता दिया मेटल पाइप का आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये वैल्यूज हमें ये तो हो गए इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। सो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए हम तीनों को ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली। इसके लिए आपको जैसे आपने देखा होगा रेजिस्टेंस या तो सीरीज में हम फाइंड आउट करते थे पहले और या फिर हम पैरेलल में फाइंड आउट करते थे, ठीक है। सो पैरेलल का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि सीरीज में तो हम सिंपली ऐड कर देते थे R1 प्लस R2 प्लस R3, और बट जो पैरेलल था उस केस में हमें क्या करना होता था 1 डिवाइडेड बाई R इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 ओवर R2, ठीक है। तो इस मेथड से हम पैरेलल के लिए फाइंड आउट करते थे। सिमिलरली यहाँ पर यही मेथड हमें यूज करना है टू फाइंड द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ओके, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या बताता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बताता है कि उस लेयर से आपका ये जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारा ये जो बाउंड्री लेयर फॉर्म हुई है इस बाउंड्री लेयर से कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी पर यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, अगर पर केल्विन, यानी कि अगर टेम्परेचर का जो डिफरेंस है हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड में अगर वो डिफरेंस कितना है 1 केल्विन का है, ठीक है, तो उस केस में कितना हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, ये है आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे बताया इन्होंने 200 वाट, ठीक है, वाट जो है पावर की यूनिट होती है, पावर होता है एनर्जी और या फिर वर्क अपॉन टाइम आप उसको बोल सकते हैं, तो यानी कि जूल पर सेकंड, ठीक है। सो दैट मीन्स 200 जूल जो है एनर्जी ट्रांसफर होगी इस लेयर से, ठीक है, कितने एरिया में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, ठीक है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो 1 केल्विन हो, ठीक है, और कितने टाइम में 1 सेकंड में। ये मीनिंग है आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का कि 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से अगर टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन है आपका जो दोनों फ्लूइड है तो उस केस में 200 जूल जो है एनर्जी ट्रांसफर होती है इस लेयर से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये तो वैल्यूज हमें पता है, HI की वैल्यू हमें पता है, आउटसाइड जो लेयर है उसकी भी हमें पता है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है ये जो मेटल का पाइप है, ठीक है, इसके लिए इसकी क्या है, ठीक है, इसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे मैंने आपको बता दिया, इसका फॉर्मूला K ओवर B। सो K की वैल्यू है आपकी 10 वाट या फिर
थर्मल कंडक्टिविटी है पाइप की 10 वॉट पर मीटर पर केल्विन डिवाइडेड बाई जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। नाउ अब आप देखेंगे कि यहाँ पर यूनिट थोड़ी डिफरेंट है, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में है, तो हमें सेम यूनिट में लेकर के आना होगा। आप देख सकते हैं ज़्यादा जो यूनिट है वो मीटर में ही है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। नाउ आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे कि डेसीमीटर, डेसीमीटर में डेसी जो डी है उसका मीनिंग होता है 10 की पावर -1, सेंटीमीटर में जो सी है उसका मतलब होता है 10 की पावर -2, मिलीमीटर में जो मिली है उसका मतलब होता है 10 की पावर -3, माइक्रोमीटर में जो माइक्रो है उसका मीनिंग होता है 10 की पावर -6, नैनोमीटर में नैनो जो होता है उसका मतलब होता है 10 की पावर -9। सो यहाँ से अगर हमें सी को रिमूव करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या है 10 की पावर -2, उसको पुट कर दीजिए डायरेक्टली। सो अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 10 वॉट पर मीटर पर केल्विन ये एज इट इज है डिवाइडेड बाई 10 की पावर -2 और मीटर। ओके, सो इसको अगर हम और सॉल्व कर लेंगे तो 10 की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 10 है तो 10 × 100 इज 1000 वॉट। और ये आप देख सकते हैं ये जो मीटर है यहाँ पर इसकी पावर यहाँ पर 1 है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर ये पॉजिटिव हो जाए वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1, और ऑलरेडी ऊपर एक मीटर है जिसकी पावर -1 है, तो -1 और -1 आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो -1 विल बी -2। आई होप इट इज क्लियर। देन यू हैव पर केल्विन एज इट इज आ जाएगा। सो ये आ गई आपकी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर दिस थिन वॉल्ड इनर पाइप, ओके, विच इज 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बाउंड्री लेयर होती है ये ज़्यादा रेजिस्टेंस कॉज करती है, तो आप देख सकते हैं इनका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम है, बट जो मेटल पाइप है उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो हीट एनर्जी को भी अच्छे से ट्रांसफर करते हैं, तो आप देख सकते हैं 1000 डेज की वैल्यू, यानी कि ये 1000 जूल एनर्जी ट्रांसफर करेगा पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से अगर टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन है। क्लियर। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का फॉर्मुला मैं यूज करना होगा यहाँ पर एडिशन के लिए, तो सिमिलरली यहाँ पर आपका फॉर्मुला होगा 1/u, u यहाँ पर जो है कैपिटल U ये रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर को, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को, ठीक है। सो 1/u डिवाइड बाई HI 1/h आउट प्लस, और यहाँ पर इसको इस फॉर्मुले को यहाँ पर यूज करेंगे तो ये b ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमें 1/, लिखना है। चलिए मैं एक बार इसको ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट 1/k/b। अब ठीक है। नाउ अब आप देख सकते हैं इन सबकी यूनिट सेम है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है, यहाँ पर भी वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, तो यूनिट सेम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगा, अगर डिफरेंट होते हैं तो मैं उसको मेंशन करता, ठीक है। तो यूनिट सेम है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब यूनिट सेम हो, ठीक है। आप 2 सेंटीमीटर में 3 मीटर ऐड नहीं कर पाएंगे जब तक कि इनकी यूनिट आप सेम ना कर दें, ठीक है। नाउ सो 1/HI, सो HI यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी है 100 प्लस 1/200 प्लस 1/1000, ठीक है। तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपको पता है यहाँ पर अगेन 1000 and 10 plus 5 plus 1 and it will be 16/1000, बट ये जो वैल्यू आई है 16/1000 ये क्या है 1/u, ठीक है, की है, हमें क्या है u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम दोनों को ऊपर नीचे कर लेते हैं इनको। सो u इक्वल्स टू 1000/16 आ जाएगा, और 1000/16 की वैल्यू कैलकुलेटर से हम फाइंड आउट कर लेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 16, 1000/16, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है 62.5, और यूनिट वही रहेगी आपकी वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो जिस यूनिट में क्वेश्चन में पूछा गया आंसर उसी यूनिट में हमने भी फाइंड आउट किया है, और हमारी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 62.5, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीडिया कंपोजिशन से रिलेटेड, मैच द मीडिया कंपोनेंट विद इट्स रोल। तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है सुक्रोज दिया है, जिंक क्लोराइड, अमोनिया सल्फेट एंड सिलिकॉन ऑयल, और यहाँ पर आपको पूछा गया कि ये क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो सुक्रोज आपको पता है एनर्जी सोर्स है, ठीक है, सो ये आपका किससे मैच करेगा 3 से, कार्बन सोर्स, ठीक है। देन वी हैव जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड आपका जिंक ट्रेस एलिमेंट है, तो ये आपका 4 से मैच करेगा, ठीक है। देन यू हैव अमोनिया सल्फेट, अमोनिया सल्फेट में अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन है, सो दैट मीन्स ये नाइट्रोजन सोर्स है, और सिलिकॉन ऑयल जो है एंटी फॉर्म एजेंट की फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। नाउ पी का 3, तो पी का 3 है तो ये ए और बी तो हो नहीं सकते हैं, बचा सी एंड डी, सी एंड डी में क्यू का 2 दिया है और यहाँ पर Q4 दिया, तो हमने मार्क किया है Q4 से, ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर। बाइंडिंग फ्री एनर्जी ऑफ अ लिगैंड टू इट्स रिसेप्टर प्रोटीन इज -11.5 किलोजूल पर मोल एट 300 केल्विन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूज R इक्वल्स टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। सो R की वैल्यू जनरली वो प्रोवाइड करते हैं गेट एग्जामिनेशन में, तो याद करने की आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, सिंपली आपको यहाँ पर फ्री एनर्जी का जो फॉर्मुला है उसको आप यूज कर सकते हैं, del G नॉट इक्वल्स टू -RT ln K इक्विलिब्रियम, सिंपल फॉर्मुला है, ठीक है। यहाँ पर फ्री एनर्जी ये जो है बाइंडिंग फ्री एनर्जी इसकी वैल्यू आपको दी है, यहाँ पर del G नॉट हो जाएगा। देन टेम्परेचर आपको प्रोवाइडेड है 300 केल्विन,
और आर की वैल्यू भी आपको प्रोवाइडेड है, आप सिंपली यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -11.5, यहाँ पर किलो है, ठीक है, किलो जूल आप देख सकते हैं, और किलो को हटाएंगे तो उसका मीनिंग होता है 10⁻3। ठीक है, जूल पर मोल एज इट इज आ जाएगा आपका, इक्वल्स टू माइनस रिजर्वा कांस्टेंट या फिर आइडियल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, देन टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन एंड और आपका बच गया है जो वैल्यू में फाइंड आउट करनी है के इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व करके हमारी जो है वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, सो अगेन कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, बट इससे पहले आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, जूल पर मोल से जूल पर मोल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, पर केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, और आप देख सकते हैं दैट मीन्स के इक्विलिब्रियम जो है इसकी कोई यूनिट नहीं है। और आप इसे देखेंगे भी आगे, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ से भी हमें पता चल रहा है। नाउ हमें डिवाइड करना है 11.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई विद इन ब्रैकेट 8.314 इंटू 300, और यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है दैट इज 4.61069। सो नेचुरल लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 4.610। हाँ, इतना ही रहने देते हैं। ओके, सो ये हमारी वैल्यू आ गई है, बट अब आप देख सकते हैं अभी हमें नेचुरल लॉग यहाँ से हटाना होगा। तो देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो कोई चेंज यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे स्क्वायर का अपोजिट अंडर रूट होता है, सिमिलरली नेचुरल लॉग का जो अपोजिट होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सो अगर हम दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लें, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, तो इससे नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका ये इसको कैंसिल कर देगा, सिंपली हमारे पास क्या बचेगा, के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर 4.610। अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। एक्सपोनेंशियल इज और आंसर, तो ये आ रहा है यहाँ से आपका 100.554। ओके, सो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है के इक्विलिब्रियम की, और आप देख सकते हैं ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड। सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एलिमेंटल कंपोजिशन फॉर्मूला ऑफ द बायोमास। तो बायोमास आप देख सकते हैं ये आपका बायोमास है, और हमें इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि ए बी सी डी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इनकी वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये वैल्यू फाइंड आउट, इसके लिए हमें एलिमेंटल बैलेंस परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कार्बन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कार्बन बैलेंस। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले चेक कर लीजिए कि आपके जो ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड है उसमें किन किन की वैल्यू डिफरेंट है, सिर्फ उन्हीं के लिए ही परफॉर्म करें। जैसे नाइट्रोजन की आप देखेंगे तो सबकी वैल्यू सेम है, दैट मीन्स आप नाइट्रोजन का अगर एलिमेंटल बैलेंस करेंगे तो आप टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो उसे ना करें और जब तक जरूरी ना हो। ठीक है, तो अब देखिए कार्बन बैलेंस जो है इसके लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो कार्बन आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन आइटम है, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, 3। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे टोटल कार्बन हो जाएंगे 3 × 6। ओके, प्लस अमोनिया में तो कार्बन होता नहीं है, ऑक्सीजन में भी कार्बन नहीं होता है, तो प्लस का साइन हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड का हो गया हमारा, अब राइट हैंड साइड देखते हैं। सो राइट हैंड साइड में ये जो आपका बायोमास है इसमें आपके ए एटम्स हैं कार्बन के, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1.5, तो 1.5 × A। फिर आएगा आपका CO2 में आप देख सकते हैं कार्बन के 1 आइटम है, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के 3, तो दैट मीन्स 3 × 1। देन वाटर में आपका कार्बन नहीं हुआ। ठीक है, सो सिंपली आप इसे अब ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 3 18, और ये प्लस का 3 है यहाँ पर, ये जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, दैट विल बी 15, और ये 1.5 डिवाइड में जाएगा तो 15 डिवाइड बाई 1.5। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 10। क्लियर, तो ए की वैल्यू हमारी 10 आ रही है, और आप देख सकते हैं दैट मीन्स ए और जो बी ऑप्शन है ये दोनों रॉन्ग है। ठीक है, नाउ आप देखेंगे सी और डी में जो डिफरेंस है वो एक हाइड्रोजन का है, और इसके साथ साथ आपका ऑक्सीजन का भी है। तो ऑक्सीजन के लिए हम परफॉर्म कर लेते हैं, डेसिमल की वैल्यू है तो कैलकुलेट करने में डिफिकल्ट रहेगा, तो बट ये जो आपके 5 और 6 है इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम जो बैलेंस परफॉर्म करेंगे वो है फॉर ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक है, तो इंटीजर जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, डेसिमल पे आप वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ऑक्सीजन बैलेंस में देखते हैं। तो ऑक्सीजन बैलेंस में यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर कितने आइटम है ऑक्सीजन के 6, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर 3, तो कितना हो गए ऑक्सीजन के आइटम 6 × 3 18। ओके, देन वी हैव अमोनिया, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, फिर आपका यहाँ पर ऑक्सीजन है, और इसमें हो जाएंगे 2 × 1 इक्वल्स टू, फिर बायोमास में कितने आइटम है C, और मॉलिक्यूल कितने हैं 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 C, एंड देन CO2 में 2 है और मॉलिक्यूल है 3 × 2, एंड यहाँ पर आपके ऑक्सीजन कितने हो गए 5 × 1। ओके, तो ये आपके पास आ गया, तो 6 × 18 18 + 2 20 इक्वल्स टू 1.5 C, एंड 3 × 6 6 5 11, सो 20 में से 11 जाएंगे 9,
सो सी की वैल्यू हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है। ये हटाएंगे तो यहाँ पर 90/15 और आपको पता है 15 टाइम्स 6 इज 90, तो सी जो है इसकी वैल्यू यानी कि ऑक्सीजन जो कितना होना चाहिए 6, और जो कि ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर्सिबल एंजाइम इनिबिटर आर करेक्ट, ठीक है। देखिए 3 टाइप्स के इनिबिशन होते हैं, एक होता है आपका कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, फिर होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंड अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ठीक है। ये इसमें देखिए कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जैसे इसका नाम है, इसमें जो है आपका इनिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के लिए कंपीट करता है। लेट्स से ये आपका एंजाइम है, ओके, और यहाँ पर ये आपका इसका सबस्ट्रेट है, और यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा इनिबिटर है, ये आपका इनिबिटर, ये आपका सबस्ट्रेट, ये आपका एंजाइम, ओके। सो आपको पता है एंजाइम में ये आपकी क्या है, ये है आपकी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। तो जब इनिबिटर आपका सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के लिए कंपीट करता है किससे, सबस्ट्रेट से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, ठीक है, क्योंकि वो कंपीट कर रहा है। तो ये जो आर स्टेटमेंट है इसमें क्या बोला गया है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स बाइंड टू द सेम साइट एज द सबस्ट्रेट, तो यही होता है आपका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, जिसमें इनिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे जाकर के बाइंड करता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये जो आपका आर स्टेटमेंट है करेक्ट है। द नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की जब हम बात करते हैं तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में जो इनिबिटर है वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे जाकर के बाइंड नहीं करता, वो कॉम्पीट नहीं करता है सबस्ट्रेट के साथ। वो क्या करेगा, किसी एक दूसरी एलोस्टेरिक साइट, जो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट होती है, रेगुलेटरी साइट्स, वहां पर जाकर के बाइंड कर जाएगा, ठीक है। सो अब ये वहां पर जाकर के बाइंड करेगा, दैट मीन्स इसको ये कंपीट नहीं कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, तो ये फ्री एंजाइम से भी बाइंड करेगा, और इसके साथ साथ ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। और बट कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बाइंड करेगा, फ्री एंजाइम के साथ, क्योंकि अगर सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा तो इनिबिटर कैसे बाइंड करेगा वहां पर, ठीक है। बट जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर हट जाएगा तो फिर जाकर के बाइंड कर सकता है, बट ठीक है, बट बाइंड किसके साथ करेगा, फ्री एंजाइम के साथ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड नहीं होता है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में, ओके। तो देखते हैं क्यू स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड ओनली एट अ डिफरेंट साइट फ्रॉम द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर वो किसी दूसरी साइट पर जाकर के बाइंड करता है अदर देन सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, ओके। देन लास्ट है आपका अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर में ये आपने देखा कि सबसे पहले एंजाइम ने बाइंड किया फ्री एंजाइम को, इनिबिटर ने बाइंड करा फ्री एंजाइम के साथ, तो उसको हमने बोला कॉम्पिटिटिव। फिर हमने देखा कि वो जब वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है तो वो फ्री एंजाइम से बाइंड कर रहा है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर रहा है। एक थर्ड टाइप है अनकॉम्पिटिटिव, जहां पर ये सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ ही बाइंड करता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो इनिबिशन है उसको हम बोलते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट देख लेते हैं, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड ओनली टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दैट मींस ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, ठीक है। सो आपने देखा यहाँ पर कि पी क्यू आर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। The next question is, a microorganism is grown in a batch culture using glucose as a carbon source. The apparent growth yield is 0.5 gram biomass per gram substrate. The initial concentration of biomass and the substrate are 2 gram per liter and 200 gram per liter respectively. तो ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बायोमास का, तो इसको XI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे SI से, ओके। Assuming that there is no endogenous metabolism, that means MS 0 हो जाएगा यहाँ पर, और उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द मैक्सिमम बायोमास कंसंट्रेशन दैट कैन बी अचीव्ड इज डैश ग्राम पर लीटर। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम बायोमास कंसंट्रेशन, और ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा यील्ड का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो यील्ड क्या होती है, वाई एक्सेस इक्वल्स टू आपका डेल एक्स डिवाइडेड बाई माइनस डेल एस। तो ये फॉर्मूला है यील्ड का। यील्ड क्या बताती है, यील्ड का मीनिंग होता है कि आपका हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ बायोमास प्रोड्यूस बाय कंज्यूमिंग हाउ मेनी ग्राम ऑफ सबस्ट्रेट, ओके। कितना ग्राम बायोमास प्रोड्यूस हुआ और कितने ग्राम सबस्ट्रेट को कंज्यूम करने के बाद, दैट इज यील्ड, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो यील्ड है वो है आपकी 0.5 ग्राम बायोमास, यानी कि 0.5 ग्राम बायोमास प्रोड्यूस हुआ है कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम करके, पर ग्राम सबस्ट्रेट, यानी कि पर ग्राम मीनिंग 1 ग्राम सबस्ट्रेट कंज्यूम करने के बाद, ओके। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे यील्ड, बहुत ईजी है। तो इसमें सबसे पहले आपको चाहिए होगा कि आपका कितना बायोमास जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, और वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि आपका बायोमास की फाइनल कंसंट्रेशन क्या है और बायोमास की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे आपको पता चलेगा कि कितना प्रोड्यूस हुआ है। सिमिलरली सबस्ट्रेट कितना कंज्यूम हुआ है कैसे पता चलेगा कि अब आपका सबस्ट्रेट कितना बचा है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, उन दोनों का डिफरेंस, इससे आपको पता चलेगा कि कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम हुआ है, ओके। नाउ यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो इसलिए यूज किया है क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो ये जो डिफरेंस है SF माइनस SI ये नेगेटिव आएगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया है उसको काउंटर करने के लिए, ओके। तो ये है आपका यील्ड का फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हम बायोमास कंसंट्रेशन, फाइनल बायोमास कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं, XF माइनस XI इक्वल्स टू YXS विद इन ब्रैकेट SF माइनस SI।
आप मीनिंग को समझ करके चलेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी और इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। बट फॉर्मूले याद करके चलेंगे तो फॉर्मूले आप कभी भी भूल सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हमसे बोला गया है कि मैक्सिमम बायोमास कंसंट्रेशन फाइंड आउट कीजिए। तो मैक्सिमम कब होगी बायोमास कंसंट्रेशन? मैक्सिमम तब होगी जब जो भी हमने सबस्ट्रेट प्रोवाइड किया है सेल को वो कंप्लीटली कंज्यूम कर ले, उसको कंप्लीटली यूटिलाइज कर ले, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो बायोमास कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होगी, यानी कि जो SF है, जो फाइनल कंसंट्रेशन है आपकी सबस्ट्रेट की, वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। दैट मीन्स कि जो सबस्ट्रेट जो हमने प्रोवाइड किया था वो कंप्लीटली यूज हो गया है, ओके। अच्छा, नेगेटिव साइन यहाँ पर लगाना भूल गया था मैं, ओके। नाउ तो अब यहाँ पर इस केस में जब ये आपका SF 0 हो जाएगा तो उस केस में ये जो XF है ये हो जाएगा आपका X max, ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बायोमास, ठीक है। तो अब हम सारी वैल्यू को पुट कर लेते हैं और यहाँ से हमें X मैक्सिमम मिल जाएगा। X मैक्स का फॉर्मूला भी बना सकते हैं या फिर आप पहले, तो XI नेगेटिव है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा X नॉट XI प्लस ये जो माइनस साइन है और ये जो माइनस साइन है ये कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो दैट विल बी Y एक्सिस SI, ओके। तो XI की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है 2 ग्राम पर लीटर, Y एक्सिस जो है वो कितना है 0.5 वैल्यू प्रोवाइड की है और SI जो है उसकी वैल्यू कितनी प्रोवाइड की गई है 200 ग्राम पर लीटर, ओके। नाउ 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 की तो हाफ हो जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 ग्राम पर लीटर। सो 2 ग्राम पर लीटर प्लस 100 ग्राम पर लीटर। देखिए यूनिट सेम होगी तभी आप एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यूनिट सेम नहीं है तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यूनिट सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 102 ग्राम पर लीटर, ओके। तो हमारे जो आंसर फाइंड आउट करके बताना था वो था ग्राम पर लीटर में और हमने भी जो फाइंड आउट किया वो है ग्राम पर लीटर में, तो यूनिट सेम है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जिस यूनिट में क्वेश्चन में पूछा गया आंसर उसी यूनिट में आप बताएं। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 102, विच इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ रिडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे डिग्री ऑफ रिडक्शन? या तो आप इसका फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है, और फॉर्मूला याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट के थ्रू करिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ये आपके वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपका सबस्ट्रेट जो है वो किसको दे देगा? ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल टू ट्रांसफर टू द ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए, उन्हें बोलते हैं अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दैट मीन्स उसका जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन्स लेने का है ना कि देने का। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो देते हैं, जैसे कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ओके। सो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा -2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है और ये तो बेसिक केमिस्ट्री आप लोग को पता ही है। सो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसके अंदर कितने एटम है कार्बन के? 3। तो टोटल कितने कार्बन, मतलब ये जो कार्बन है 3 कार्बन है, ये कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 3 × 4, ओके। प्लस हाइड्रोजन कितने देंगे? हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 6 × 1। प्लस ऑक्सीजन कितनी है? 3 है और एक ऑक्सीजन कितने दे सकती है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 3 × 4 12 प्लस 6 प्लस और सॉरी यहाँ पर -6, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये कैंसिल हो जाएगा 6 और -6, तो यहाँ पर अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 12। बट हमें फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ रिडक्शन। तो जो डेफिनेशन है डिग्री ऑफ रिडक्शन की वो शायद आपको समझ में नहीं आएगी, बट मैं इसको सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए जो हमारे पास जो फॉर्मूला है डिग्री ऑफ रिडक्शन का, इसमें हमारे पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, बट ये जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है, बट जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन होता है। तो कैसे कंपेयर करेंगे हम दोनों को, ठीक है। तो क्योंकि वो उसके पास 6 कार्बन है तो ऑब्वियसली उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। तो एक और तरीका है इसको कंपेयर करने का, अगर हम इनके फॉर्मूलेस को उसमें जो कार्बन है उसको 1 कार्बन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अगर हमें 3 यहाँ से हटाना है तो 1 से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा सबको, तो ये हो जाएगा C1 और 3 × 2 = 6 और O1। तो ये हमने 1 कार्बन का फॉर्मूला यहाँ पर बनाया। इसी तरीके से आप ग्लूकोज के लिए बना सकते हैं C6H12O6 और इसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा C1 एंड H2O1, ठीक है। तो आपने देखा कि इसका फॉर्मूला जो है सेम आ रहा है जो कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होगा, ठीक है। सो दोनों का फॉर्मूला सेम है, दैट मीन्स कि दोनों का डिग्री ऑफ रिडक्शन भी सेम है, ठीक है। यानी कि दोनों का जो 1 कार्बन इक्विवेलेंट फॉर्मूला है उनसे सेम नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर? तो ये इसका मीनिंग है। तो आप देखिए कैसे फाइंड आउट करें। जैसे हमने यहाँ पर 3 से डिवाइड किया है इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपली जो डिग्री ऑफ रिडक्शन है, डिग्री ऑफ रिडक्शन, इसे फाइंड आउट करने के लिए भी हम 12 को डिवाइड कर देंगे 3 से और यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना 3 × 12, तो 4 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसका ये जो हमने फॉर्मूला बनाया इसका भी अगर आप अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 4 ही आएंगे। कैसे? देखिए कार्बन के पास कितने हैं? कार्बन के पास 4 और सिंगल एटम है, प्लस हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और 2 × 1 2 हो जाएगा
और ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है तो -2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आ रहा है 4। तो यही क्या है आपका डिग्री ऑफ रिडक्शन। ग्लूकोज के साथ देखिए, ग्लूकोज के पास कितने यहाँ पर 6 है, तो अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कितने आएंगे, इसके अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 4 24 प्लस 12 एंड 6 to 12। ओके, सो यहाँ पे 12 और सिर्फ माइनस का 12, सो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 24, तो अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 24 है, बट इसका डिग्री ऑफ रिडक्शन कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 6 से एंड 6 4 जा 24, तो अगेन यहाँ पर 4 आ गया और इससे भी निकालेंगे तो भी 4 है। आई होप ये डिग्री ऑफ रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पर आंसर है 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ ईस्ट हैविंग अ डबलिंग टाइम ऑफ 0.693 आवर। तो यहाँ पे हमें डबलिंग टाइम प्रोवाइड किया गया और हमसे पूछा गया कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमेशा मैं कहता हूँ कि आप लोग एक ही फॉर्मूला याद कीजिए, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूला याद करने से कंफ्यूजन बढ़ती है। ठीक है, तो फॉर्मूला है नेचुरल लॉ एक्सएफ बाई एक्सआई इक्वल्स टू न्यू टी। ये एक सिंपल फॉर्मूला है ग्रोथ काइनेटिक्स का, और इसी को याद रखेंगे तो इससे आपके सारे जो न्यूमेरिकल हैं रिलेटेड टू ग्रोथ काइनेटिक्स वो आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इन्होंने बोला डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम क्या होता है, वो टाइम जिसमें कंसंट्रेशन जो है वो डबल हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो एक्सएफ है ये क्या है, ये एक्सआई का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स ln ऑफ 2xi डिवाइडेड बाई xi इक्वल्स टू न्यू, और ये टाइम कितना गिवन है जिसमें डबल हुई है कंसंट्रेशन 0.693 आवर। ओके, सो xi आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 ये डिवाइड में आ जाएगा 0.693 आवर इक्वल्स टू न्यू। ओके, और नेचुरल लॉग ऑफ 2 कितना होता है, इसकी वैल्यू आप लोग को याद ही होगी 0.693 और डिवाइड बाई 0.693। ये जो आर है इसकी पावर यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पर आवर में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर न्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 1 पर आवर। ओके, और हमें जो आंसर पूछा गया राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, तो 1 ही आ रहा है यहाँ पर हमारा, और ये क्या है पर आवर, तो पर आवर में ही है, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा हमारा 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्मेंटेशन ब्रोथ ऑफ डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी आपको प्रोवाइड की गई है, देन विस्कोसिटी 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो डिफरेंट सिंबल यूज किए गए हैं डिफरेंट बुक्स में विस्कोसिटी के लिए, तो आप यहाँ पर इसको न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम जो हुआ है 100 लीटर फर्मेंटेड यूजिंग अ 0.1 डायमीटर ऑफ इम्पेलर, तो डायमीटर दिया हुआ है इम्पेलर का 0.1 मीटर, रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 2 पर सेकंड, ये आरपीएम दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम एनआई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द इम्पेलर रेनॉल्ड्स नंबर इज, देखिए जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो यूज किया जाता है टू फाइंड कि जो फ्लो है लिक्विड का वो लैमिनार है या फिर टर्बुलेंट है। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम रेनॉल्ड्स नंबर यूज करते हैं। नाउ रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं पाइप के लिए कि पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है तो वो लैमिनार है टर्बुलेंट है, और एक है आपका कि आपका जो रिएक्टर है उसमें आपने यहाँ पर इम्पेलर यूज किया मिक्सिंग के लिए, तो यहाँ पर इसके मिक्सिंग में किस टाइप का फ्लो जनरेट हो रहा है, लैमिनार या फिर टर्बुलेंट, उसे फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर जो हम रेनॉल्ड्स नंबर यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं इम्पेलर रेनॉल्ड्स नंबर, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू d/ni/di का स्क्वायर रो बाई न्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका, सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए 0.1 मीटर स्क्वायर, ni इज 2 पर सेकेंड, ये आरपीएस है रोटेशन पर सेकेंड। ओके, एंड डेंसिटी आपकी प्रोवाइडेड है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई विस्कोसिटी विच इज 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो गया है, और ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब और ये आपका मीटर -1, इन सब से ये आपकी ये भी कैंसिल हो जाएगी। और आपको पता है कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, एक डायमेंशन लेस नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया उससे कोई डायमेंशन नहीं जनरेट हो रही है, कोई यूनिट नहीं बन रही है, दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। तो कुछ चीज़ें हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो इनसे आप कन्फर्म कर लेते हैं। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली 2, ये तो इजीली हो जाएगा, कैलकुलेटर की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -2 इंटू 1000 यानी कि 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो अगेन 10 की पावर 3, तो 6 - 2 इज 4, सो 2 इंटू 4 10 की पावर 4 विल बी 2 1 2 3 4 20,000। ओके, सो 20,000 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The next question is for a pure species, the slope of the melting line dP or dt at -2 degree Celsius is -5.0665 10 की पावर 6 Pascal per Kelvin. The difference between the molar volume of the liquid and the solid phase at -2 degree Celsius is -4.5 into 10 की पावर -6 per meter cube per mole. The value of latent heat of fusion is dash joule per mole. तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है latent heat of fusion। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज करनी होगी क्लेप्टन इक्वेशन, CLAPE क्लेप्टन इक्वेशन। और क्या है ये इक्वेशन,
ये आपका dp over dt इक्वल्स टू del h डिवाइडेड बाई t del v। ओके, तो ये जो आपका del h है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, t यहाँ पर आपका टेम्परेचर है जो कि हमें क्या कितना दिया हुआ है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -2 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो हमें dp बाई dt की वैल्यू केल्विन में प्रोवाइड की गई है ना कि डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। तो -2 डिग्री सेल्सियस कैसे होगा, यहाँ पर -2 कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे -2, तो दैट विल बी 271 केल्विन। तो यहाँ से आपका टेम्परेचर भी आ गया। देन ये जो डेल वी है ये क्या आपका मोलर वॉल्यूम ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेज, जो कि हमें यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड की गई है। dp बाई dt की वैल्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड की, तो सारी वैल्यूज आपके पास है और डेल एच यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो डेल एच विल बी इक्वल्स टू dp ओवर dt इंटू टी इंटू डेल वी। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पर इसको फाइंड आउट करने के लिए। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, -5.0665 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल केल्विन। ओके, and then into temperature is 271 Kelvin into del V is -4.5 into 10 की पावर -6 मीटर क्यूब पर मोल। यूनिट्स जरूर लिखें, इससे आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या नहीं, और इस में आपका यूनिट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए यहाँ पर आपका केल्विन पर केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा और बाकी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके, और ये 10 की पावर -6 है, 10 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगी, माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे और बस जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 5.0665 इंटू 271 इंटू 4.5 इज इक्वल्स टू ये आ रहा है आपका 6178.596 6178.596। ओके, सो ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है नाउ, और यूनिट क्या है, पास्कल मीटर क्यूब पर मोल। बट हमें जो आंसर फाइंड आउट करना वो उसकी यूनिट है जूल पर मोल। तो पर मोल यहाँ पर है बट जूल नहीं है, जूल की जगह यहाँ पर क्या है, पास्कल मीटर क्यूब। तो हमें ये भी चेक करना होगा कि ये पास्कल मीटर क्यूब जूल के इक्वल होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं जैसे फाइंड आउट करूँगा मैं आपको बताता हूँ। बाकी आप अगर आपको हायर याद है बेस यूनिट्स तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये पास्कल, पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आपको पता है न्यूटन, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगी किलोग्राम मीटर और ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 और यहाँ पर ये +1 है, सो दैट विल बी -1 पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गई पास्कल की बेस यूनिट। ओके, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर क्यूब पर मोल। अब ये मीटर क्यूब है और ये पर मीटर है, तो इसकी अगर हम करें अगेन मल्टीप्लाई, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर मोल। अब हमारे पास आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें चेक करना है क्या ये जूल के इक्वल होता है। तो देखिए जूल आपको पता है किसकी यूनिट है, वर्क की यूनिट है, और वर्क और एनर्जी की। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट अभी हमने देखी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी मीटर। तो यहाँ से आ जाएगा किलोग्राम मीटर आपका मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये जो, और मैंने आपको बताया कि वर्क की यूनिट होती है 1 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आप देख सकते हैं दोनों मैच कर रहे हैं। दैट मीन्स ये किसके इक्वल है, जूल के इक्वल है। ठीक है, ऑल्दो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं कि हमें कोई भी चेंज हमें यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि पास्कल मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 जूल हमारा आ रहा है। बट ये कंफर्म करना जरूरी था, अदरवाइज जो है यूनिट की वजह से मार्क्स जा सकते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर यही है, और हमें क्या करना है, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 6, 1, 7, 8 या 9। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें, क्योंकि आपको हमेशा रेंज प्रोवाइड की जाती है गेट एग्जाम में। तो यहाँ पर आपके पास जो रेंज है वो है 6097 से 6223, और हमारा जो आंसर है वो इसी रेंज में लाई कर रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर अ कंट्रोलर। ओके, सो ये आपका पीआईडी कंट्रोलर से क्वेश्चन है, और फर्स्ट स्टेटमेंट है इन अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ए कंट्रोल एक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एरर। ठीक है, तो ये एकदम राइट स्टेटमेंट है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में एरर के प्रोपोर्शनल होता है, इंटीग्रल कंट्रोलर में एरर के इंटीग्रल होता है, और डेरिवेटिव कंट्रोलर में, ठीक है, या डिफरेंशियल कंट्रोलर होते हैं उनमें आपका एरर के डिफरेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है, जो आपका रिस्पॉन्स जनरेट होता है। एरर मतलब कि जैसे आपने टेम्परेचर सेट किया है कि आप चाहते हैं रिएक्टर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहे, तो अगर रिएक्टर का टेम्परेचर उससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो जो भी डिफरेंस होगा वो आपका एरर होता है। ठीक है, अभी थ्री टाइप से कंट्रोल होते हैं, एक होता है प्रोपोर्शनल, एक होता है इंटीग्रल, एक होता है डेरिवेटिव। तो इनका रिस्पॉन्स जो है वो जैसे इनका नाम है उसी अकॉर्डिंग जनरेट होता है। प्रोपोर्शनल में प्रोपोर्शनली जनरेट होता है एरर के, इंटीग्रल में जो एरर है उसके इंटीग्रल। ठीक है, तो क्यू जो है क्यू पॉइंट, तो पी तो करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है। ठीक है,
अब क्यू को चेक कर लेते हैं। इन एन इंटीग्रल कंट्रोलर कंट्रोल एक्शन इज प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव ऑफ द एरर। तो डेरिवेटिव ऑफ द एरर तो डिफरेंशियल जो है आपका कंट्रोलर है या डेरिवेटिव कंट्रोलर जो है उसमें प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये इंटीग्रल कंट्रोलर है तो इसमें तो इंटीग्रल होना चाहिए एरर के, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो क्यू स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ओके। द नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड भी अगर हम यूज़ करें तो पी आपका 3 ऑप्शंस में आ रहा है तो नहीं कर पाएंगे एलिमिनेट, बाकी ऑप्शंस में हमें चेक करने होंगे। देन आर स्टेटमेंट देखते हैं, देयर इज नो ऑफसेट इन द रेस्पॉन्स ऑफ द क्लोज लूप फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस विद अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। तो यहाँ पे बोला गया है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में ऑफसेट नहीं होता है। ऑफसेट क्या होता है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और ऐसे स्टेटमेंट में बोला गया है कि देयर इज नो ऑफसेट इन द रेस्पॉन्स ऑफ क्लोज लूप फर्स्ट ऑर्डर रेस्पॉन्स विद अ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, ठीक है। तो इनके कॉम्बिनेशन भी होते हैं पीआई, आईडी, पीडी, और उसके बाद एक तीनों का कॉम्बिनेशन है जिसको बोलते हैं पीआईडी कंट्रोलर, जो कि सबसे ज़्यादा सूटेबल है। नाउ इस स्लाइड में आप इस ग्राफ की हेल्प से समझेंगे कि ऑफसेट क्या है। देखिए यहाँ पे हमें एक वैल्यू है 30 जिसको हम बोलते हैं सेट वैल्यू। सेट वैल्यू मतलब कि ये वैल्यू हमने फिक्स की है कि आप जैसे कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस की हमने फिक्स कर दिया सिस्टम में कि इसका टेम्परेचर रिएक्टर का यही होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। अगर उसमें चेंज आता है तो हमारे जो कंट्रोलर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और वो कैसे एक्टिवेट होंगे वो हमने देखा कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर वो एरर के प्रोपोर्शनल अपना रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है उसको ब्लू लाइन से शो किया गया इस ग्राफ में। आप ब्लू लाइन देखेंगे तो पहले तो ये एकदम से आपका इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, बट ये यहाँ पर ओवरशूट कर जाता है। ओवरशूट मतलब कि जो इसकी वैल्यू है, जो हमारी सेट वैल्यू है, उससे एक्सीड कर जाता है इसका रेस्पॉन्स, इसको बोलते हैं ओवर शूटिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे आपसे पूछा जा सकता है गेट एग्जाम में कि ओवर शूटिंग किस किस में हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है इसमें ओवर शूटिंग का इशू रहता है। नाउ इसके बाद ये आपका जब इसको रियलाइज होगा कि मैं एक्सीड कर गया हूँ उस सेट वैल्यू से, फिर डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। फिर जब डिक्रीज करेगा तो फिर स्टॉप नहीं कर पाएगा 30 पे और ये फिर आगे चला जाएगा, आपकी बार ये डिक्रीज कर देगा। तो ये साइकिल थोड़ी टाइम तक चलेगी, ठीक है। और एक टाइम के बाद ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जिस वैल्यू पे ये स्टेबलाइज होगा वो वैल्यू सेट वैल्यू से कम होगी, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये सेट वैल्यू पे जाकर के स्टेबलाइज नहीं होता है, इसका रेस्पॉन्स किसी डिफरेंट वैल्यू पे जाकर के स्टेबलाइज होता है। और इसी को, ये जो डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है। या फिर आप इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट एरर। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की जो एक ड्रॉबैक है वो है हाई स्टडी स्टेट एरर, ओके। सो ये इसका ड्रॉबैक है और ये आपका उस जो हमने पीछे स्टेटमेंट देखी है उसमें मेंशन किया गया था। तो उसमें तो बोला गया था कि स्टडी स्टेट एरर नहीं होता, ऑफसेट नहीं होता प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में, बट हम देख रहे हैं यहाँ पर तो हाई स्टडी स्टेट एरर, यहाँ पर ऑफसेट है। नाउ अगली स्टेटमेंट में बोला गया था पीआई कंट्रोलर के बारे में। तो पीआई कंट्रोलर में प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल दोनों की जो बेनिफिट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, बट ड्रॉबैक भी यहाँ पर होते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका रेड लाइन है, तो रेड लाइन आप देख सकते हैं ये ब्लू के साथ ही स्टार्ट हुई है, बट अब की बार यहाँ पर ओवर शूटिंग जो है वो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर से भी ज़्यादा हो गई पीआई कंट्रोलर में। तो ये एक इशू है पीआई कंट्रोलर का कि यहाँ पर ओवर शूटिंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इंक्रीज हो जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ जो आपकी सेल्स होती है काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, ज़्यादा टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन वो नहीं हैंडल कर पाती है। नाउ अगेन ये प्रोपोर्शनल कंट्रोल की तरह फिर से स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पर जो डिफरेंट बात ये है कि ये जिस पॉइंट पे स्टेबलाइज होता है, जिस वैल्यू पे स्टेबलाइज होगा वो आपकी सेट वैल्यू होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं जो रेड लाइन है वो ये 30 वैल्यू है उसी पर जाकर के स्टेबलाइज हुई है। दैट मीन्स कि जो आपके पीआई कंट्रोलर है यहाँ पर आपका ये जो एसएस स्टडी स्टेट एरर है ये बहुत कम होता है, ठीक है, बट ओवर शूटिंग यहाँ पर ज़्यादा होती है। इसी तरीके से आपका डिफरेंशियल कंट्रोलर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन। तो ये ग्रे लाइन है ये तो वैसे पीआईडी कंट्रोलर को रिप्रेजेंट कर रही है, बट डिफरेंशियल कंट्रोलर में भी क्या होता है कि यहाँ पर ओवर शूटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है डिक्रीज मैक्सिमम ओवर शूट। तो डी कंट्रोलर की बेनिफिट ये है कि इसमें ओवर शूटिंग नहीं होती है, जैसे ग्रीन लाइन है इसी तरीके से इसका रिस्पॉन्स जनरेट होता है। बट इसमें भी क्या है, इसमें आपका स्टडी स्टेट एरर है और दूसरा सेटलिंग टाइम इसका यहाँ पर ये डिक्रीज कर देता है। तो सबके अपने अपने बेनिफिट है और तीनों के बेनिफिट किसमें मिला करके बनाए गए पीआईडी कंट्रोलर में, जिसमें ये सारी जो इशू है वो आपके रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है हमने। तो वापस आते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऐसी स्टेटमेंट है कि जो आपका पीआई कंट्रोलर है यहाँ पर ऑफसेट नहीं होता है, ये आपका करेक्ट है, बट ये जो आर है ये आपकी रॉन्ग है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जिसमें पी एंड एस करेक्ट बताए गए हैं ये आपका राइट आंसर है। The next question है which of the following statement are correct for an enzyme entrapped in a spherical particle। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन की, ठीक है। अब एंजाइम जो है आप किसी पार्टिकल के अंदर इमोबिलाइज कर सकते हैं, इसके डिफरेंट मेथड होते हैं, ठीक है, एंजाइम एंट्रैपमेंट के, ओके। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं स्फेरिकल पार्टिकल है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम जो है वो एंट्रैप्ड है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका सरफेस के ऊपर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, और ये जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की वो डिक्रीज होती है एज जैसे जैसे आप पार्टिकल के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। मैं आपको शो कर देता हूँ क्यों ऐसा, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है हिंड्रेंस बहुत फेस करना पड़ता है सबस्ट्रेट को एंजाइम तक पहुँचने के लिए। जब फ्रीली अवेलेबल होता है एंजाइम सॉल्यूशन के अंदर तो वहाँ पर सबस्ट्रेट इजीली पहुँच सकता है वहाँ पर एंजाइम के पास, बट ये जो आपका स्फेरिकल पार्टिकल है यहाँ पर पहुँचने के लिए सबस्ट्रेट को काफ़ी हिंड्रेंस फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर डिफ्यूजल लिमिटेशंस हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट को डिफ्यूज होकर के एंजाइम तक पहुँचना होता है, ठीक है।
सो ये है आपका एंजाइम एंट्रैपमेंट और एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो यहाँ पर आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं और देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट और कौन सी रॉन्ग है, और ये भी आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे बोला गया इफेक्टिवनेस फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रिएक्शन रेट विद डिफ्यूजन लिमिटेशन। ओके, तो एक तो ये हो गया रिएक्शन रेट विद डिफ्यूजन लिमिटेशन टू द रिएक्शन रेट विदाउट डिफ्यूजन लिमिटेशन। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें जो एक सिंगल फॉर्मूला है जो कि आपके डोरान बुक में है फॉर ये जो एंजाइम आपका एंट्रैप्ड है, ठीक है, एंजाइम इमोबिलाइज के लिए, इमोबिलाइज एंजाइम के लिए वो फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू नीटा वी मैक्स एस डिवाइडेड बाई के एस प्लस एस। ये फॉर्मूला आपको दिया गया है। यहाँ पर आर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है, एन आपका क्या है, ये आपका इफेक्टिवनेस फैक्टर है, ठीक है, और ये आपका वी मैक्स एस के एस प्लस एस। नाउ हमें पता है कि जब हम बात करते हैं फ्री एंजाइम की, किसकी बात करते हैं, फ्री एंजाइम की, और फ्री एंजाइम के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स है, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है, वो क्या होता है, v इक्वल्स टू वी मैक्स एस डिवाइडेड बाई के एस प्लस एस। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ये है माइकलिस मेंटन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की का फॉर्मूला, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, और ये भी वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन ही है, बट यहाँ पर एक फैक्टर इंक्लूड हुआ है दैट वी कॉल इफेक्टिवनेस फैक्टर। ये इफेक्टिवनेस फैक्टर ये बताता है कि एंजाइम इंटरप्ट करने की वजह से जो आपका ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, ये कैसे अफेक्ट हुआ है, कितना अफेक्ट हुआ है एंजाइम इंटरप्टमेंट की वजह से, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है इफेक्टिवनेस फैक्टर की वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। 1 अगर इसकी वैल्यू है तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये सेम फॉर्मूला आपको मिल जाएगा वी मैक्स एस डिवाइड बाई के एस प्लस एस, ये आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स कि n की वैल्यू 1 होने से ये फॉर्मूला एक्जैक्टली फ्री एंजाइम की जो के लिए जो फॉर्मूला है उसके इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स वहाँ पर कोई भी डिफ्यूजन लिमिटेशंस नहीं है, सबस्ट्रेट को कोई भी हिंड्रेंस फेस नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। बट अगर इसकी वैल्यू जैसे जैसे 1 से डिक्रीज होगी 0 की तरफ मूव करेगी उतना ही ज्यादा उसको हिंड्रेंस फेस करना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि इसकी वैल्यू 0.5 है, दैट मीन्स n की वैल्यू 0.5 होने का मीनिंग ये है कि 50% ही जो है आपका रह गया है, जो आपका फ्री एंजाइम के लिए जो थी वैल्यू एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का, कि उसका सिर्फ 50% रह जाएगा, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे बोला गया है इफेक्टिवनेस फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रिएक्शन रेट विद डिफ्यूजन लिमिटेशन टू द रिएक्शन रेट विदाउट डिफ्यूजन लिमिटेशन। तो इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम इसको चेक कर सकते हैं कैसे। देखिए आर है, ठीक है, ये आर किसके लिए है, जब हम बात करें डिफ्यूजन लिमिटेशन की, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये जो फॉर्मूला है ये मैंने अभी आपको बताया, किसी इसको हम वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यू से, सॉरी, ठीक है। सो आर बाई न्यू इक्वल्स टू नीटा जो कि इफेक्टिवनेस फैक्टर है। तो आपने देखा इसको यहाँ पर भेजेंगे तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और देख सकते हैं ये किसके लिए, ये डिफ्यूजन लिमिटेशन के लिए, और ये किसके लिए था, ये फ्री एंजाइम के लिए था, ठीक है, विदाउट डिफ्यूजन लिमिटेशन के लिए था। तो दैट मीन्स ये जो आपका ऑप्शन ए है ये करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आपका वी के इक्वल है, न्यू के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से क्लियर हो गया है कि हमारा जो ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट है, इंटरनल डिफ्यूजन इज द रेट लिमिटिंग एट लो वैल्यू ऑफ थाइल मॉडुलस। इसके लिए हमें थाइल मॉडुलस का ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ये इसका फॉर्मूला है थाइल मॉडुलस का, और ये इफेक्टिवनेस फैक्टर और थाइल मॉडुलस के बीच का रिलेशनशिप शो कर रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है, और ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये आपका इफेक्टिवनेस फैक्टर है और ये आपका थाइल मॉडुलस है। अब भी स्टेटमेंट में बोला गया कि इंटरनल डिफ्यूजन इज रेट लिमिटिंग एट लो वैल्यू ऑफ थाइल मॉडुलस। चलिए चेक करते हैं थाइल मॉडुलस की लो वैल्यू, यानी कि लो वैल्यू यानी कि 2, 4, ठीक है, ये लो वैल्यू है, ये हाई वैल्यू है 180। सो लो वैल्यू पे देखते हैं कि हमारा इफेक्टिवनेस फैक्टर कितना है, ये 2 के लिए और ये आपका 4 के लिए। तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 के लिए इफेक्टिवनेस फैक्टर की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट 1 है, और ये जो 4 है इसके लिए कितना है 0.8, ठीक है। तो लो वैल्यू जब है थाइल मॉडुलस की तो उस पर इफेक्टिवनेस फैक्टर जो है वो काफ़ी हाई है, यानी कि 1 के क्लोज है। 1 के क्लोज होने का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया कि 1 के क्लोज होने का मीनिंग क्या है कि आपका नेटा की वैल्यू जैसी 1 हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी मैक्स एस डिवाइड बाई के एच प्लस एस, ठीक है, यानी कि फ्री एंजाइम की जो वेलोसिटी होती है उसके इक्वल हो जाएगा। उसका मीनिंग ये है कि जो आपका डिफ्यूजन लिमिटेशन है वो खत्म हो गई है, ठीक है। एन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पर डिफ्यूजन लिमिटेशन नहीं है। तो थाइल मॉडुलस में हम देख रहे हैं कि एन की वैल्यू काफ़ी हाई है, तो उस केस में आपका डिफ्यूजन लिमिटेशन नहीं होती हैं। बट बी कह रहा है कि इंटरनल डिफ्यूजन इज रेट लिमिटिंग एट लो वैल्यू ऑफ थाइल मॉडुलस, तो यहाँ पर तो हमें नहीं मिल रहा है ऐसा, क्योंकि हाई वैल्यू ऑफ नेटा का मतलब है कि रेट डिफ्यूजन लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। देन सी है इफेक्टिवनेस फैक्टर इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन थाइल मॉडुलस। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बोला इफेक्टिवनेस फैक्टर इंक्रीज करेगा जैसे जैसे थाइल मॉडुलस डिक्रीज होगा, तो ये तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये 40 है, तो 40 के लिए थाइल मॉडुलस अगर हम इसी लाइन को लें जहाँ पर बीटा की वैल्यू 1 है, तो सेम लाइन के लिए यहाँ पर इफेक्टिवनेस फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0.12।
तो आप देख सकते हैं 40 पर जो इफेक्टिवनेस फैक्टर है उसकी वैल्यू काफ़ी कम है, ठीक है। बट जो लो वैल्यू है थाइन मॉडुलस की, उस पर इफेक्टिवनेस फैक्टर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो दैट मीन्स ये जो सी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि इफेक्टिवनेस फैक्टर इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन थाइन मॉडुलस, यानी कि अगर जैसे जैसे हम यहाँ मूव करें वैसे वैसे इफेक्टिवनेस फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। देन डी स्टेटमेंट में बोला गया इंटरनल डिफ्यूजन लिमिटेशन कैन बी रिड्यूस बाय डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द पार्टिकल। इसके लिए हमें एक और ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। इस ग्राफ पे हमें शो किया गया है, यहाँ पर आपका एक पार्टिकल साइज है, पार्टिकल रेडियस, ओके। ये आपका अगेन इफेक्टिवनेस फैक्टर है, ओके। और यहाँ पर बोला गया कि इंटरनल डिफ्यूजन लिमिटेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द पार्टिकल। तो अब देखिए जैसे जैसे हम पार्टिकल का साइज यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव करें, डिक्रीज कर रहे हैं, तो डिक्रीज करने से क्या हो रहा है आप देखेंगे जब हम बात करें ये 30 पर जब रेडियस है तो इफेक्टिवनेस फैक्टर क्या है आपका बहुत कम है। बट हमने इसको जैसे 20 किया रेडियस को, मतलब डिक्रीज किया रेडियस को, तो आपने देखा कि ये इफेक्टिवनेस फैक्टर इंक्रीज हुआ। 10 करेंगे तो और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है। और 5 करेंगे तो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि जैसे जैसे हम पार्टिकल का साइज डिक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे इफेक्टिवनेस फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। और इफेक्टिवनेस फैक्टर इंक्रीज होने का मतलब है कि डिफ्यूजन लिमिटेशन कम होगी, ये तो मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इंटरनल डिफ्यूजन लिमिटेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग साइज ऑफ द पार्टिकल। और एक कॉमन सेंस की भी बात है, पार्टिकल जितना छोटा होगा सबस्ट्रेट को उतना ही कम हिंड्रेंस फेस करना पड़ेगा एंजाइम तक पहुंचने के लिए। Next question is, which of the following plot is are correct for an enzyme that obeys Michelson-Morton kinetics, assuming S substrate concentration lesser than Michelson constant Km. Okay, so ये एक स्पेशल कंडीशन हमें यहाँ पे दी है और पूछा गया है कि कौन सा प्लॉट है जो कि इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक फॉर्मुला डिजाइन करना पड़ेगा और उसके लिए हम यूज करेंगे Michelson-Morton kinetics के लिए जो हमें फॉर्मुला हमें पता है, ठीक है। फॉर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन V0 इक्वल्स टू Vmax S डिवाइडेड बाई Km प्लस S। ओके, तो ये फॉर्मुला है आपका वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन फॉर Michelson-Morton काइनेटिक्स। ओके, नाउ इसमें हम देखते हैं ये जो स्पेशल कंडीशन में क्या दिया कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू Michelson कांस्टेंट, ठीक है। तो Km से काफ़ी कम है, तो इसका मतलब ये जो आपका S है यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1000 में ऐड करें 0.01, तो क्या इससे 1000 इफेक्ट होगा? नहीं, उस पर इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए इसी सिमिलरली यहाँ पर भी इन्होंने बोला है कि काफ़ी कम है, तो इसलिए इसको अफेक्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पर ये सम जो है वो Km के इक्वल ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो फॉर्मुला हमारे पास क्या बनेगा, V0 इक्वल्स टू Vmax डिवाइडेड बाई Km प्लस यहाँ पर आपका S। तो ये फॉर्मुला आपके पास आ गया है। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपके पास आपको देखना होगा कि कौन सी चीज़ें वेरिएबल है और कौन सी चीज़ आपके पास कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये एक वेरिएबल है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर S जो है ये भी वेरिएबल है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी चेंज होगी। बट Vmax जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी एंजाइम के लिए Vmax क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। सिमिलरली जो Km भी होता है ये भी क्या आपका कांस्टेंट ही होता है, ठीक है, ये भी चेंज नहीं होता है एंजाइम के लिए। तो Vmax नहीं चेंज होगा, Km नहीं चेंज होगा, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए और V0 और S जो है ये वेरिएबल हो गए, ठीक है। अब ये जो है दैट मीन्स ये जो पूरा ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल और ये आपका वेरिएबल। अब ये जो है आप इसको आप मैच कर सकते हैं लीनियर लाइन इक्वेशन से, और लीनियर लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू mx, जहाँ पर ये जो y है ये भी एक वेरिएबल होता है, x जो है ये भी एक वेरिएबल होता है, बट m जो है जो कि स्लोप होता है लाइन का, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये किससे मैच कर रही है, लीनियर लाइन इक्वेशन से मैच कर रही है, जो कि होती है y इक्वल्स टू mx। लीनियर लाइन इक्वेशन में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में आपको V0 और S के बीच में जो यानी कि y और x के बीच में जो ग्राफ मिल रहा है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि इस कंडीशन जो कि ये जो फॉर्मूला है इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। बाकी इसमें देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है। ये आपका नॉर्मल के लिए हो सकता था, नहीं नॉर्मल के लिए भी नहीं है, ये तो आपका बायोमास जो ग्रोथ काइनेटिक्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप डी में देखेंगे तो डी में जो प्लॉट है वो सबस्ट्रेट और टाइम के बीच में है, और आपको पता है जब अपने एंजाइम जो आपके प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर वो सबस्ट्रेट को कंज्यूम करेंगे और उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ऑब्वियसली डिक्रीज होगी विद टाइम, ठीक है। सो दैट मीन्स ये ग्राफ भी आपका करेक्ट है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड डी इज आर राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर बिलो डिपिक्ट सिंप्लीफाइड मेटाबॉलिक ट्रांसपोर्ट रिएक्शन taking place in the production of B from A in a cell. The subscript I refers to intercellular metabolites. J is the jth reaction flux in gram per gram dry mass per hour. Under pseudo steady state condition, the following reaction fluxes are available. ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज हमें प्रोवाइड की गई है, R1 की वैल्यू है 4, R3 की वैल्यू है 1, R6 की वैल्यू है 1, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ये 4 है, ये आपका 1 और ये भी आपका 1 है। R4 का जो फ्लक्स है ये हमें फाइंड आउट R4 की वैल्यू में फाइंड आउट करके बताना है, ओके।
सो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको पहले यूनिट देखिए, यूनिट है ग्राम डिवाइड बाय ग्राम ड्राई मास पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम अपने आप से एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा ड्राई मास है वो क्या है 1 ग्राम है, और जो टाइम है वो भी कितना है 1 आवर है, ठीक है। पहले मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से अगर इसकी वैल्यू है 2, तो इसका मीनिंग ये है कि 2 ग्राम जो है मास किसी कंपाउंड का, ठीक है, वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। वो क्या है आपका फ्लक्स है, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, पर ग्राम ड्राई मास के अंदर, यानी कि 1 ग्राम ड्राई मास अगर है आपके पास, ठीक है, तो उसमें आपका 1 ग्राम ट्रांसफर होगा, ठीक है, कितने टाइम में 1 आवर के अंदर। तो ये इसका मीनिंग है, इस यूनिट का मीनिंग ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टाइम 1 आवर कंसिडर कर लेते हैं, 1 ग्राम ड्राई मास हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। तो उस केस में ये चीज़ें नेग्लेक्ट हो जाएंगी, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा 2 ग्राम। नाउ तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया है किससे, 4 से स्टार्ट किया है। तो अगर हम कंसिडर करें कि 1 आवर का टाइम है और 1 ग्राम ड्राई मास है, दैट मीन्स ये हमारे पास 4 ग्राम है 1 आवर के अंदर जो कि ट्रांसफर होगा। ये आपका इसमें कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, या फिर ये इस सेल के अंदर एंटर किया है 4 ग्राम, ठीक है। नाउ अब ये जो 4 ग्राम जो आपका ए से ए आई हो गया है, अब इस 4 ग्राम में से आपका जो R3 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 ग्राम जो है वो आपका जो फ्लक्स है वो कहाँ है, वो CI में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो जो बाकी का जो बच गया है वो पार्ट वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा BI को इसमें, यानी कि R2। वो कितना बचा है, 4 ग्राम आया था, 1 ग्राम CI में चला गया, तो यहाँ पर कितना बचा होगा 3 ग्राम। क्लियर। देन ये जो 3 ग्राम आपका BI में फॉर्म कन्वर्ट हो गया है। अब अगेन इसके पास 2 रूट है, एक तो DI की तरफ जा रहा है और एक B की तरफ जा रहा है। तो DI जो है वो उसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है 1, तो यानी कि 3 ग्राम में से 1 ग्राम जो है आपका ये आपका DI में कन्वर्ट हो गया है। तो कितना बचा होगा, 3 में से 1 इधर चला गया तो कितना बचा 2, ठीक है। ये आपका 3 था जो BI बना है, ठीक है, और इसमें से 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर R4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो 2 ग्राम जो है वो फिर B आपका बाहर आ गया है, ठीक है, सेल के बाहर आ गया। तो दैट मीन्स कि 2 ग्राम, ठीक है, आपका ट्रांसपोर्ट फ्लक्स है किसका, B का, ठीक है, पर ग्राम ड्राई मास, जो कि हमने स्टार्टिंग में कंडीशन एज्यूम करी थी, वो भी 1 आवर टाइम है। क्लियर है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है 2 है। क्लियर। द नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ बायोमास इन अ रिएक्टर एट द एंड ऑफ अ बैच प्रोसेस इज 50 ग्राम, ठीक है। A fed batch operation is initiated by feeding the substrate solution at a constant rate of 1 liter per hour. The concentration of the substrate in the feed is 50 gram per liter. The maximum biomass yield is YXSM is 0.4 gram biomass per gram substrate. Assuming the system is at quasi-steady state, the maximum amount of biomass after 5 hours of feeding is dash gram. So ये हमें फाइंड आउट करना है, और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आपका फेड बैच ऑपरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है या फिर जो x नॉट है, ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये कंसंट्रेशन को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये आपका मास है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पहले बताया कि बैच प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 50 ग्राम है और उसके बाद फेड बैच ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। दैट मीन्स जो इनिशियल मतलब मास है, बायोमास है, वो कितना है 50 ग्राम, ठीक है। तो ये x नॉट हो जाएगा हमारा। देन फीडिंग सबस्ट्रेट एट अ कांस्टेंट रेट, तो ये आपका फ्लो रेट हो गया f। देन यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बताया गया, दैट मीन्स ये आपका हो गया SI, ओके। देन मैक्सिमम बायोमास यील्ड आपको YXSM ऑलरेडी गिवन है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायोमास आफ्टर 5 आवर, तो टाइम कितना है 5 आवर्स। ये जो फॉर्मूला है ये मैक्सिमम ही फाइंड आउट करेगा, ठीक है, यानी यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी x की वो मैक्सिमम बायोमास होगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ रेसिडुअल सबस्ट्रेट रह जाता रिएक्टर के अंदर तो हम यहाँ पर S माइनस SI लिखते हैं, ठीक है। बट हमें पता है कि फेड बैच ऑपरेशन में क्या होता है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो भी सबस्ट्रेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंस्टेंटेनियसली कंज्यूम कर लेंगी जो सेल्स प्रेजेंट है रिएक्टर के अंदर। तो दैट मीन्स वहाँ पर कोई सबस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं होता है, और जैसे ही आता है वो तुरंत ही कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगी मतलब ये जो हम यहाँ पे जो x की वैल्यू निकाल रहे हैं ये मैक्सिमम है, ठीक है, और यहाँ पर इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम बायोमास यील्ड। क्लियर। तो आपको सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है इस फॉर्मूले में और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका 50 ग्राम प्लस YXS की वैल्यू 0.4 इंटू SI की वैल्यू है आपके पास 50 ग्राम पर लीटर। देन फ्लो रेट है आपके पास 1 लीटर पर आवर, एंड देन टाइम कितना है 5 आवर्स, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, जो कैंसिल हो सके उसको कैंसिल कर लेते हैं। तो पर लीटर से ये लीटर कैंसिल हो जाएगा और आवर से ये पर आवर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 50 ग्राम प्लस 5 5 25, दैट विल बी 250, एंड 250 इंटू 0.4 इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से आपका आएगा 100 और यूनिट क्या होगी ग्राम, और क्योंकि यूनिट सेम है तो ऐड कर सकते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा 150 ग्राम। तो यानी कि यहाँ से जो आंसर आ रहा है आपका मैक्सिमम बायोमास कंसंट्रेशन दैट इज 150 ग्राम।
Next question is an enzyme catalyzes conversion of substrate A into product B. The rate equation for this reaction is, तो rate equation में provide की गई है. Substrate A at initial concentration of 10 mole per liter enters an ideal mixed flow reactor at a flow rate of 10 liter per minute. The volume of mixed flow reactor for 50% conversion of substrate to product is. तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. देखिए वॉल्यूम का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दैट इज डाइल्यूशन फैक्टर इक्वल्स टू फ्लो रेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो ये आपके पास फॉर्मूला है. इसके लिए आपको फ्लो रेट चाहिए और डाइल्यूशन फैक्टर चाहिए. तो फ्लो रेट तो बताया गया, फ्लो रेट ऑफ इज 10 लीटर पर मिनट, बट डाइल्यूशन नहीं पता है हमें. तो डाइल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो CSTR में आपका एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज G विद इन ब्रैकेट SI माइनस S इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन. ओके, सो ये हमारे पास फॉर्मूला है. नाउ इसमें देखिए डाइल्यूशन तो हमें फाइंड आउट करना है. देन SI क्या, इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कितने इनिशियल जो आ रही है फीड में, दैट इज 10 मोल पर लीटर. तो ये आपका SI हो गया. ठीक है, और S की वैल्यू क्या है, S है आपका फाइनल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और इसमें बताया गया है कि 50% कन्वर्जन हो रहा है. अगर 50% कन्वर्जन हो रहा है दैट मीन्स कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, वो 50% होगी इनिशियल का. तो इनिशियल है 10 और 10 का 50% क्या हो जाएगा 5, तो दैट विल बी 5 मोल पर लीटर. ये आपका S हो जाएगा. ठीक है, और इसके बाद आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, और उसके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया द रेट ऑफ इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. तो रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन. तो ये आपका है V. क्लियर, तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस RA इक्वल्स टू CA डिवाइडेड बाई 5 प्लस CA. क्लियर है, तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट एक्चुअली वो A है, तो इसलिए यहाँ पर CA लिखा हुआ है. नाउ सारी वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर, और इससे हमें आंसर मिल जाएगा. तो D हमें फाइंड आउट करना है. SI हमें पता चल गया कि इनिशियल 10 मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर, और फाइनल कितनी रह जाएगी, सिर्फ 5 मोल पर लीटर. यूनिट सेम है, माइनस को कर सकते हैं, इक्वल्स टू अब यहाँ पर CA की वैल्यू क्या है, फाइनल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, और ये कितनी है हमारी 5 मोल पर लीटर. यूनिट नहीं रखेंगे क्योंकि यूनिट यहाँ पर उन्होंने पहले से मेंशन किया है, तो एक जो इसकी यूनिट है वो पहले से मेंशन है, तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से यूनिट नहीं पुट करेंगे, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा. ठीक है, ये सिर्फ वैल्यू पुट करने के लिए फॉर्मूला, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगी यूनिट. ओके, नाउ अब इसको सॉल्व कर लीजिए. तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 विल बी 5 मोल पर लीटर इक्वल्स टू 5 बाई 10 इज 0.5 मोल पर लीटर पर मिनट. नाउ यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही है जैसे मोल पर लीटर से कैंसिल हो जाएंगी, एंड D विल बी इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाई 5 एंड दैट इज विल बी इक्वल्स टू 0.1 पर मिनट. तो यहाँ से आपका डाइल्यूशन आ गया. डाइल्यूशन एक बार आपने फाइंड आउट कर लिया तो बस फॉर्मूला पुट कर दीजिए. तो वॉल्यूम इक्वल्स टू F बाई D. फ्लो रेट आपको कितना प्रोवाइडेड है 10 लीटर पर मिनट, और डाइल्यूशन कितना प्रोवाइडेड है 0.1 पर मिनट. देन अगेन यहाँ पर आपका ये पर मिनट से पर मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू, ये हटाएंगे तो यहाँ पे 0, तो 100 लीटर. ठीक है, और आंसर भी किसमें चाहिए था, लीटर्स में, और हमारा आंसर भी कितना है 100. The next question is liquid phase mass transfer coefficient KL is measured in a stir tank vessel using steady state method by sparging air. Oxygen uptake by microorganism is measured. The bulk concentration of oxygen is, तो ये bulk concentration given है. ठीक है, जिसे हम CAL से रिप्रेजेंट करते हैं. Then solubility of oxygen is in water at 25 डिग्री सेल्सियस is 10 की पावर -3 मोल पर लीटर. तो ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है लिक्विड के अंदर, इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं. ठीक है, देन ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट इज, ये आपको ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट गिवन है, ये आपको इंटरफेशियल एरिया दिया है A, और आपसे पूछा गया KL क्या है. ठीक है, KL की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मास ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला होता है NA इक्वल्स टू KLA विद इन ब्रैकेट CAL स्टार माइनस CAL. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. बट यहाँ पर हमें दिया है ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट, और ये है ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट. तो यहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये स्टडी स्टेट कंडीशन है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि स्टडी स्टेट है. स्टडी स्टेट में क्या होता है कि जितनी ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करते हैं वो आपकी कंज्यूम हो जाएगी बाई सेल्स उसको तुरंत कंज्यूम कर लेंगी ताकि स्टडी स्टेट मेंटेन रहे. ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो आपका मास ट्रांसफर है ऑक्सीजन का वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट के इक्वल हो जाएगा, तभी आपकी स्टडी स्टेट मेंटेन होगी. ओके, नाउ तो KL की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और ये हमें गिवन है. तो अब हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, वैल्यूज हमें पुट करनी है. तो KL और इस ये आपका एरिया कितना है 100 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा पर मीटर. ओके, देन मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, यानी कि ऑक्सीजन की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी क्या है, स्टार का मतलब मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, वो आपको बताया गया है 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, माइनस जो बल्क जो लिक्विड है उसमें कितनी कंसंट्रेशन है, दैट इज 10 की पावर -4 मोल पर लीटर.
और ये ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट कितना है 9 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं और इसे हमें सिंपली कैलकुलेट कर लेना है। और आप देख सकते हैं मोल पर लीटर और ये मोल पर लीटर। एक्चुअली मैंने इसे कैंसिल किया है इस साइड इन दोनों से, क्योंकि जब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो इनकी यूनिट एक ही हो जाएगी। ठीक है, और पर सेकेंड हम नहीं कर सकते, तो बाकी सब एज इट इज रहेगा। क्लियर। सो के एल की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। के एल की वैल्यू कितनी आएगी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 10⁻³ माइनस 10⁻⁴ यहाँ से आंसर आ रहा है 9 इंटू 10⁻⁴। तो 100 इंटू 9 इंटू 10⁻⁴, ये अच्छा इसके साथ मल्टीप्लाई में है पर मीटर, इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड। तो ईजी हो गया ना। आप देख सकते हैं कि 9 से ये 9 कैंसिल, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल। सो के एल विल बी इक्वल्स टू 1/100 पर सेकेंड, और ये मीटर जाएगा नीचे डिवाइड में, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आंसर आ गया। बट और आप इसे ये भी लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। ओके, बट आंसर हमें किस में चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, और हमारा आया मीटर पर सेकेंड में। तो मैंने आपको बताया था कि सेंटीमीटर में सेंटी का मतलब क्या होता है, 10⁻²। तो दैट मीन्स मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो आंसर भी क्या है यहाँ पर 1 है। The next question is, consider a piston cylinder assembly shown in the figure below. The wall of the cylinder are insulated. The cylinder contains 1 mole of ideal gas at 300 Kelvin temperature. Piston is held initially at position Z1 using a stopper. After the stopper is removed, the piston suddenly rises against the atmospheric pressure. Okay, then to the new position Z2 where it is held by another stopper. The heat capacity of the gas is 12.5 joule per mole per Kelvin. Cross-sectional area of the cylinder is 10⁻³ meter square. Assume the piston is weightless and Z2 minus Z1 is 1 meter. That means कि जो rise हुआ है वो कितना है 1 मीटर है। ओके, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज, तो हमें फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पर आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर माइनस वर्क डन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ये एक इंसुलेटेड चैम्बर में हो रहा है। इंसुलेटेड है मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, दैट मीन्स क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। देन ये जो वैल्यू है ये आपका क्या हो जाएगा, ये होता है आपका इक्वल टू CV इंटू डेल टी इक्वल्स टू माइनस, और वर्क डन जो होता है वो होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर है, और इस फॉर्मूले को यूज करके हम फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू अपनी। तो यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी है वो क्या है 12.5 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये किसके लिए 1 मोल के लिए है, पर मोल मतलब 1 मोल गैस के लिए, और हमारी भी जो आइडल गैस है वो कितनी है, वो भी 1 मोल ही है। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे हम इसको लिख सकेंगे 12.5 जूल पर केल्विन। मैं पर मोल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, क्योंकि 1 मोल ही है हमारे पास गैस, अगर 2 मोल होती तो यहाँ पे 2 मोल से मल्टीप्लाई कर देता मैं इसे। ठीक है, नाउ टेम्परेचर डिफरेंस वो तो हमें फाइंड आउट करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं T फाइनल माइनस T इनिशियल। ओके, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस प्रेशर जो है वो कितना है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम आपका ये है जो चेंज हुआ है डेल वी। ठीक है, ये वॉल्यूम जो चेंज हुआ है, आपको पता है वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी है इसकी 1 मीटर, एरिया कितना है इसका 10⁻³ तो 10⁻³ इंटू 1 मीटर, तो आपका कितना आ जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, नाउ इनिशियल टेम्परेचर में हमें प्रोवाइडेड है 300 केल्विन। नाउ अब देख सकते हैं हम क्या क्या चीज़ें कैंसिल कर सकते हैं पर केल्विन से। ये आपका सॉरी हम कैंसिल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू है। ठीक है, तो इसे हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अभी इसकी वैल्यू में नहीं पता है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये एज इट इज़ है पर केल्विन। ओके, देन बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं यूनिट वगैरह, और ठीक है, और ये देख सकते हैं पास्कल और मीटर क्यूब। ये अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि पास्कल और मीटर क्यूब किसका इक्वल होता है, जूल का इक्वल होता है। ठीक है, ये भी हमने पीछे फाइंड आउट किया था, तो ये जूल के इक्वल है, तो जूल से जूल कैंसिल कर सकते हैं बस हम। ठीक है, तो ये हमारा बस यही कैंसिल होगा। ओके, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो फाइंड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1.013 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ विल बी 10⁻², दैट मीन्स 100, देन डिवाइडेड बाई 12.5, और यहाँ से आंसर आ रहा है आपका, तो पहले एक बार इसको लिख लेते हैं TF माइनस 300 केल्विन इक्वल्स टू हाउ मच 8.104।
और ये पर केल्विन था, तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो केल्विन, ठीक है। नाउ हमें फाइंड आउट करना है फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस में है तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और सॉरी ये नेगेटिव यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। नाउ तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो दोनों मतलब 300 में से माइनस करना पड़ेगा इसे हमें। 300 माइनस 8.104 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच 291.896 केल्विन, ठीक है, दोनों केल्विन है इसलिए हम सब्ट्रैक्शन कर पाए। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर और केल्विन में चाहिए, तो केल्विन में ही है और नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दैट विल बी 292, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पर जो है रेंज जो हमें प्रोवाइड की गई है वो है आपका 291 से 293 और हमारा आंसर भी कितना है 292। The next question is consider the growth of Saccharomyces cerevisiae under the aerobic condition in bioreactor. The specific growth rate of yeast is 0.5 per hour. The overall reaction of the process is reaction भी प्रोवाइड किया है। The heat of combustion values for different compound are tabulated below with reference to CO2, water, O2 and nitrogen at standard condition. ठीक है, कंपाउंड दिए हुए हैं और उनकी हीट ऑफ कंबशन गिवन है। स्पेसिफिक रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्पेसिफिक रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन फाइंड आउट करने से पहले हमें हीट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, मीन्स कि आपका कितनी हीट जनरेट हो रही है इस रिएक्शन को परफॉर्म करने से, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज का हीट ऑफ कंबशन कितना है 2802। सो हीट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2802, बट ये तो एक मोल के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं किलो जूल पर मोल, ये 1 मोल के लिए, बट यहाँ पर कितने मोल है इसके, यहाँ पर इसके 2 मोल्स है, तो मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस नेक्स्ट इज अमोनिया, अमोनिया कितना है 383 किलो जूल जो है एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, ऑन कंबशन, और ये कितना है, कितने मोल्स हैं इसके 0.2, क्योंकि ये तो 1 मोल के लिए, बट यहाँ पर कितने मोल्स हैं 0.2, तो 0.2 के लिए कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन यहाँ पर इसका नहीं होगा, ये 0 होगा। देन वी हैव दिस बायोमास, तो बायोमास के लिए भी फाइंड आउट करना, बायोमास के लिए हम कितना गिवन है 560, बट बायोमास हीट जनरेट नहीं करता, मतलब एनर्जी जनरेट नहीं करेगा, ये तो एनर्जी कंज्यूम करेगा। जो सबस्ट्रेट और अमोनिया से जो एनर्जी मिलेगी उसको कौन कंज्यूम करेगा, उसको प्रोडक्ट फॉर्मेशन में यूज किया जाएगा, यानी कि बायोमास उस एनर्जी को लेगा, तो लेगा तो दैट मीन्स ये क्या है नेगेटिव साइन हम यहाँ पर यूज करेंगे इसके लिए। सो माइनस 560, और इसके कितने मोल्स हैं, यहाँ पर 1 मोल है, तो 560 × 1। सिमिलरली ये भी आपका प्रोडक्ट है C2H6O, और इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पर अगेन माइनस 1366 इंटू इसके कितने मोल्स हैं 0.2, देन CO2, और ये आपका 0 होता है इनका हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। सो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी 2802 इंटू 2 प्लस विद इन ब्रैकेट 383 इंटू 0.2 ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस विद इन ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 560 माइनस ब्रैकेट 1366 इंटू 0.2, और यहाँ से जो आंसर आ रहा है दैट इज 4847.4 किलो जूल। तो ये एनर्जी आपकी जो है रिलीज और जनरेट होगी, ठीक है, इस रिएक्शन को परफॉर्म करने से। क्लियर है नाउ, बट हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, ठीक है, रेट ऑफ, और वो भी स्पेसिफिक रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या है कि आपने कितनी जो है हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, तो वो तो हमें यहाँ पर दिख ही रहा है कि आपकी 4847.4 किलो जूल एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे देखिए यूनिट से आपको पता चलेगा कि आपको आंसर में क्या फाइंड आउट करना है, तो आंसर में फाइंड आउट करना है कि कितने किलो जूल एनर्जी जो है जनरेट हो रही है पर मोल और पर यूनिट आर, ठीक है, एक 1 आर में और 1 मोल से कितनी एनर्जी जनरेट होगी, तो यानी कि ये जो 1 मोल है किसका है, प्रोडक्शन का, किसका है, प्रोडक्शन का, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये बायोमास। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो बायोमास है, ठीक है, क्योंकि सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया कल्चर है एरोबिक कंडीशन में, ठीक है, इसको ग्रो किया जा रहा है, तो इसका यहाँ पर कितना जनरेट हुआ है, ये 1 मोल जनरेट हुआ है। आई मीन कि केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर कितने मोल्स हैं इसकी, 1 मोल है, और ये जो हमने फाइंड आउट किया है हीट ऑफ रिएक्शन, ये दैट मीन्स किसके लिए है, ये है आपका 1 मोल बायोमास, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पर मोल, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मेंशन है। बट अगर मान लीजिए कि यहाँ पर तो अभी 1 है, अगर यहाँ पर 2 मोल्स होते तो उस केस में हम क्या करते, तो उस केस में ये जो वैल्यू है हीट ऑफ रिएक्शन ये 2 मोल्स के लिए होती, 2 मोल बायोमास प्रोड्यूस करने के लिए होती, ठीक है, तो उस केस में 1 मोल के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देते हैं। बट अभी क्या है, हमारी जो रिएक्शन है वो उसमें बायोमास 1 मोल ही जनरेट हुआ है, तो इसलिए हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किलो जूल पर मोल, ठीक है, और उसके बाद हमें पर यूनिट टाइम भी चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रोथ रेट प्रोवाइडेड है कितना 0.5 पर आवर, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 पर आवर से, तो फाइनल आंसर क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर, और दैट इज इक्वल्स टू 2423.7 यूनिट क्या हो जाएगी किलो जूल फॉर 1 मोल बायोमास, यानी कि पर मोल बायोमास और पर यूनिट आर।
तो वैल्यू क्या आ गई है 2423.7, ठीक है। और जो रेंज हमें प्रोवाइड की गई है वो कितनी है, अच्छा नियरेस्ट इंटीजर के राउंड ऑफ भी करना है, तो राउंड ऑफ अगर आप इसको कर लेंगे तो हो जाएगा 2424। आप देख सकते हैं रेंज है 2420 से 2430 और हमारा आंसर भी इस रेंज के बीच में ही लाई कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे हीट ऑफ प्रोडक्शन बताना है, स्पेसिफिक रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन सॉरी, ठीक है, यानी कि 1 मोल बायोमास के लिए पर यूनिट टाइम में कितना हीट जनरेट हो रहा है इस रिएक्शन से, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। The next, a pilot installation was carried out in a vessel containing 100 meter cube medium with an initial spore concentration of 10 की power 8 spore per ml. The accepted value of contamination after installation is 1 spore in the entire vessel. The specific death rate constant of the spore is 2 per minute at 121 degrees Celsius. Assuming no death take place during the heating and the cooling cycle, and the holding time at 121 degrees Celsius is dash minute. So इसमें हमें फाइंड आउट करना है होल्डिंग टाइम क्या है, ठीक है। देखिए इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो जो कि ग्रोथ काइनेटिक्स से रिलेटेड है, डेथ काइनेटिक्स से रिलेटेड है, सबके लिए एक ही फॉर्मूला बना हुआ, दैट इज नेचुरल लॉग XF डिवाइडेड बाय XI इक्वल्स टू न्यू T, ठीक है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेथ काइनेटिक्स की, तो ये तो होता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कांस्टेंट, बट इसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे, स्पेसिफिक डेथ रेट कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ा और जनरल बनाएं अगर हम इस इक्वेशन को, तो हो जाएगी XF बाय XI इक्वल्स टू न्यू माइनस KD T। तो अगर ग्रोथ रेट है उसमें क्वेश्चन के अंदर तो आप सिर्फ न्यू लिखिए, KD को 0 कर दीजिए। अगर डेथ काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो KD को रखिए, न्यू को 0 कर दीजिए। और अगर दोनों है तो दोनों के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करिए, पूरे फॉर्मूले को, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें डेथ काइनेटिक्स की। दूसरा, जैसे यहाँ पे हम XF और XI लिखा है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ये फॉर्मूला आप नंबर ऑफ सेल्स या फिर नंबर ऑफ स्पोर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब नंबर्स के लिए यूज करेंगे तो उसको आप N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू, क्योंकि अब हम बात करें डेथ काइनेटिक्स की तो ये हो जाएगा माइनस KD, क्योंकि यहाँ पर न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस KD बचेगा, ठीक है, इंटू T। क्लियर है। अब जो आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे आपको वहाँ पर ये नेगेटिव साइन नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ये जो इनिशियल स्पोर कंसंट्रेशन है उसको ऊपर रखते हैं और जो फाइनल है उसको नीचे रखते हैं। तो इससे क्या कन्फ्यूजन होती है, डिफरेंट फॉर्मूले याद करोगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगी, सिंपली एक ही फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो फाइनल स्पोर हम नंबर से यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 स्पोर बोला है, इसकी कंसंट्रेशन बनाएंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। तो आप देख लेते हैं 10 की पावर 8 स्पोर, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इनिशियल कितना है। फाइनल तो हमें पता है कि फाइनल नंबर क्या है, 1 स्पोर है, तो NF की वैल्यू है 1, NI की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो NI की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, NI इक्वल्स टू कितना है, 10 की पावर 8 स्पोर्स पर ml, ठीक है। और कंसंट्रेशन को हटाना है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम कितना है 100 मीटर क्यूब। क्लियर। अब या तो हम मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करें या लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, किसी एक को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्जन के लिए देखिए क्या होता है, 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये मतलब मुझे याद रहता है ये वैल्यू कि 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ 1 लीटर विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। तो मैं इसी कन्वर्जन को यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो जाएगा 10 की पावर 8 स्पोर्स, 10 की पावर 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब एज इट इज रहेगा। और देखिए ये मिलीलीटर के साथ मिली है तो मिली को हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 3, और लीटर को हटाएंगे तो उसकी जगह पे क्या आएगा 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जो यूनिट आएगी वो क्या है, स्पोर्स। और आप देख सकते हैं 10 की पावर 8 यहाँ पर है, और ये हो गया, और ये 10 की पावर 2 यानी कि 10 हो गया, और ये -3 -6 ऊपर जाएंगे तो +6, तो ये हो गया आपका 10 की पावर 16 स्पोर्स। तो ये आपके स्पोर्स हो गए, ठीक है। सो अब हमारे पास फाइनल है 1, इनिशियल है 10 की पावर 16 इक्वल्स टू माइनस KD, हमें फाइंड आउट करना है, KD की वैल्यू में गिवन है शायद, यस 2 पर मिनट, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो वैल्यू है हमारे पास 2 पर मिनट, एंड ये हमें फाइंड आउट करना है होल्डिंग टाइम, ठीक है। ये जो टाइम है ये क्या है आपका होल्डिंग टाइम है, ओके। सो पहले नेचुरल लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं। नेचुरल लॉग विद इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई विद इन ब्रैकेट 10 की पावर 16, दोनों ब्रैकेट क्लोज किए, और आंसर आ रहा है -36.841। मैं इसे डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ, और इसको हमें डिवाइड करना होगा -2 से, विद इन ब्रैकेट -2। सो आंसर आ रहा है यहाँ पर आपका होल्डिंग टाइम आ रहा है कितना, 18.42, और ये क्योंकि पर मिनट था तो ये दूसरी साइड जाएगा तो ये मिनट हो जाएगा। सो ये आपका आ रहा है, ठीक है। अगेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर दैट विल बी 18, ओके। और रेंज आप देख सकते हैं 17 to 19, और हमेशा जो है एक जो है वैल्यू ऐड करते हैं और एक माइनस कर देते हैं रेंज के अंदर, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बैक्टीरियल स्ट्रेन इज ग्रोन इन अ न्यूटन मीडिया एट 37 डिग्री सेल्सियस अंडर एरोबिक कंडीशन। द मीडियम इज इनोकुलेटेड विद 10 की पावर 2 cells from a seed culture. If the number of cells in the culture is 10 की पावर 5 after 10 hours of growth, the doubling time of the strain. तो हमें डबलिंग टाइम फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमें चाहिए स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कांस्टेंट, और उसके लिए हमें यहाँ पर डेटा प्रोवाइड किया गया है।
ठीक है। तो अगेन हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे नेचुरल लॉ, और नंबर दिया तो उसके लिए NF लिखेंगे, ठीक है, और कंसंट्रेशन होती है तो XF और XI, ठीक है, न्यू टी। देन फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर 5, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल नंबर क्या है सेल का 10 की पावर 2 इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो हमें फाइंड आउट करना है, और टाइम कितना लगा इसमें 10 आवर्स लगे, ठीक है। 10 आवर्स में आपका जो सेल का नंबर है वो 10 की पावर 2 से 10 की पावर 5 हो गया। तो नेचुरल लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1000 इज 6.9077 इक्वल्स टू न्यू एंड 10। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.696907, ठीक। तो यहाँ से न्यू हो गया। देन डबलिंग टाइम निकालना है। डबलिंग टाइम आपको पता है कि जिसमें आपकी कंसंट्रेशन डबल हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई न्यू इक्वल्स टू टी। अच्छा, यहाँ पर इसकी यूनिट मैंने नहीं लिखी है, इसकी यूनिट है यहाँ पर आवर, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है किस उसकी यूनिट क्या है आवर्स। ओके, सो ये फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं डबलिंग टाइम, या बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है प्रीवियस क्वेश्चंस में। सो टाइम क्या है आपका नेचुरल लॉग ऑफ 2 कितना होता है 0.693, और यहाँ पर स्पेसिफिक जो हमने ग्रोथ रेट फाइंड आउट किया दैट इज 0.6907, ठीक है, पर आवर। सो यहाँ से हमारा टाइम कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो 1 ही आएगा, आंसर आ रहा है 0.10032, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोला राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर ये 1 आएगा 1.0032। सो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 1 आवर्स, ठीक है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या है 1। सो ये थे हमारे क्वेश्चन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।